जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान परिवार चाणक्य क्लासेस में। आज का टॉपिक हमारा नेशनल इनकम या नेट नेशनल प्रोडक्ट को कैसे निकाला जाता है और इससे जो बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन एग्जामिनर पुटअप करता है पेपर में, जो ज्यादातर नहीं बन पाते, उस टाइप को हम ग्राफ, ट्रिक और कॉन्सेप्ट या फॉर्मूले के साथ, फॉर्मूले कैसे बनते हैं इसके, उन सबको कवर करने वाले। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन फाइनली यदि आप पूरी वीडियो देखते तो आपको जरूर बेनिफिट होने वाला है। यहाँ से कॉन्सेप्ट मोबाइल पर करेंगे, क्लास नंबर 5 आज हमारी। तो फैक्टर कॉस्ट पढ़ेंगे, मार्केट प्राइस क्या होता है, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, डिप्रिसिएशन, एनडीपी और इसका ग्राफ, जिससे फॉर्मूले बन के आते हैं और हम किसी भी एग्जाम में उसको आराम से ग्राफ को देखकर फॉर्मूला निकाल कर टिक कर सकते हैं, अपना एक नंबर फिक्स कर सकते हैं। ठीक, तो पहले बात करते हैं फैक्टर कॉस्ट की, साधन लागत की। साधन लागत, पहले तो हमें साधन का मतलब समझ में आना चाहिए। तो आपने एक शब्द सुना प्रोडक्शन, प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन। प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन। अब उत्पादन के 4 साधन थे जो आपने पढ़े थे। कौन सा? एक तो लैंड यानी कि भूमि, और एक लेबर यानी कि श्रम, और तीसरा पढ़ा था कैपिटल। इकोनॉमिक्स में पूंजी को क्या बोलते हैं? कैपिटल। ठीक, और चौथा पढ़ा था आपने इनप्रीवेंशियल। इनप्रीवेंशन का मतलब जो आपका उद्यमी होता है, यानी कि इसको कह दो कि जैसे मेरा कोई बिजनेस है, मैं मालिक हो गया, तो मुझे मालिक होते हुए जमीन चाहिएगी किसी बिजनेस को, किसी प्रोडक्शन, किसी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए, बिजनेस के लिए जमीन चाहिएगी। श्रम, उसमें फैक्ट्री में काम करने वाले व्यक्ति चाहिए, श्रम चाहिएगा। और पूंजी चाहिएगी, पूंजी होगी तो जमीन खरीदूंगा, जमीन होगी तो फैक्ट्री लगाऊंगा, फैक्ट्री होगी तो फिर मजदूर काम करेंगे, और मजदूर काम करेंगे तो पूंजी आएगी, जो लगाया फिर पूंजी आएगी, और वो जो बिजनेस कर रहा है उसे बोलते हैं उद्यमी। तो इसके 4 साधन थे प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन करने के लिए। तो साधन, अब इस साधन में फैक्टर कॉस्ट किसे बोलेंगे? तो फैक्टर पे जो लागत लगी है, अब कितनी भूमि पर लगी है, लेबर पर लगी है, कैपिटल कितनी लगाई है और इसको कितना मिला है, तो इनकी जो टोटल होता है, इनका टोटल क्या कहलाता है? हमारा फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट आपको समझ में आया होगा, यानी कि एक ओवरऑल मार्कर को बनाने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को, या आपके हाथ में जो मोबाइल है, इस मोबाइल को ही बनाने के लिए कोई ना कोई जमीन ली होगी जहाँ फैक्ट्री लगाई होगी, व्यक्ति गए होंगे, मजदूरी करने गए होंगे, पूंजी लगाई होगी, और उद्यमी बिजनेसमैन भी होगा कोई ना कोई। तो उसने जितनी लागत लगाई ओवरऑल, वो क्या कहलाएगी? आपकी साधन कॉस्ट कहलाएगी, यानी कि साधन लागत कहलाएगी, फैक्टर कॉस्ट कहलाएगी। अब फैक्टर कॉस्ट, ये तो मोबाइल बन के तैयार हो गया। ठीक, अब मोबाइल को लाना है मार्केट में। अब जैसे ही मार्केट में आएगा, यानी कि इसको बाजार बोलेंगे, मार्केट को, मार्केट में आएगा तो क्या करती है गवर्नमेंट, जिस भी देश में गवर्नमेंट चल रही है, वो गवर्नमेंट क्या करती है? उस पर टैक्स लगा देती है, इनडायरेक्ट टैक्स लगा देती है। क्या लगा देती है? टैक्स। अब जैसे ही टैक्स लगाया तो आपको तो पता नहीं लगा, पता लगा ये 10 रुपए में बना था, गवर्नमेंट में उठा के 10,000 में बना था, ऐसे मान लीजिए 10,000 में, और गवर्नमेंट ने इस पर 1,000 का टैक्स लगा दिया, तो कितने का हो गया? 11K का। इस पे आता है MRP, जो लिखा हुआ आता है MRP 11K, यानी कि इसको आप समझ सकते हैं ये मार्केट प्राइस है, मार्केट रेट है। कब? जब गवर्नमेंट ने इस पे इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया है, तो मार्केट प्राइस पता लगा। फैक्टर कॉस्ट, जिसने बनाने में जितनी लागत में उसमें खर्चा आया, इसको बनाने में या मोबाइल को बनाने में जितना खर्चा आया वो लागत, और मार्केट में जब बेचने गया तो गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, तो उस पर लग गया मार्केट प्राइस। यहाँ तक चीजें कवर। ठीक, अब एक शब्द होता है सब्सिडी। सब्सिडी क्या होता है? अब इसको भी समझिए। मान लीजिए आपने कोई सिलेंडर लिया, पहले तो उसे बनाने में टाइम लगा होगा, तो उसकी कुछ ना कुछ फैक्टर कॉस्ट होगा। अब वो मार्केट में आया, मार्केट में आपने ले लिया उसको, 1,000 रुपए का ले लिया, और उसकी रेट चल रहा है 1,000 का है, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है? टैक्स पे लगा कर रही है, अकाउंट में सब्सिडी भेज रही है, सब्सिडी भेज दी। अब तो वर्तमान में कुछ नहीं भेज रही है, सब्सिडी भेजती है जैसे किसी चीज के लिए, तो वो सब्सिडी क्या होती है? गवर्नमेंट द्वारा दी गई छूट होती है। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो तो क्या हो रहा है? फैक्टर कॉस्ट पे ऐड हो रहा है। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट पे ऐड हो रहा है, और जो सब्सिडी है वो फैक्टर कॉस्ट से घट जा रही है। तो सब्सिडी का मतलब घटना हो गया, और इनडायरेक्ट टैक्स उसमें जुड़ रहा है। कब? मार्केट प्राइस पे। अब इसको चेंज करना कैसे आएगा? फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस पे कैसे चेंज करते हैं, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट पे कैसे चेंज करते हैं, उसको देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको जो ध्यान देना है उस पर ध्यान देंगे। देखो, पहले क्या बताया? मार्केट प्राइस को हमने फैक्टर कॉस्ट में कैसे चेंज करना है। तो यदि मैं आपको एक शब्द बताता हूँ नेट,
इकोनॉमिक्स में नेट का मतलब होता है कुल, यानी कि टोटल, टोटल से। अब यहाँ पर आपने इनडायरेक्ट टैक्स दिया और सब्सिडी गवर्नमेंट ने यदि दे दिया आपको तो आपने उसे घटा दिया, कम कर दिया, ठीक। तो इसके इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी घटाकर टैक्स ज्यादा देते हैं और सब्सिडी कम मिलती है, बहुत ना के बराबर। तो यदि इसको घटाकर जो इसमें से फाइनल बचता है उसे क्या बोलते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि NIT। इसका ध्यान रखेंगे, ये शब्द अभी जब ग्राफ बनाएंगे इसका तो वहां काम आएगा। NIT क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कैसे निकलता है, जितना इनडायरेक्ट टैक्स हमने दिया है उसमें से जो सब्सिडी है उसको घटाने के बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्स मिलता है। और इस NIT को जब हम मार्केट प्राइस से किसी भी चीज से घटाएंगे तो मार्केट प्राइस किस में बदल जाएगा, फैक्टर कॉस्ट में, ठीक। मार्केट प्राइस किस में बदल जाएगा, फैक्टर कॉस्ट में। तो मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, हमेशा NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटाना पड़ता है। जब ग्राफ बनेगा आपको बहुत अच्छी चीजें समझ में आएगा, अभी केवल आप NIT को ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक अब बात करते हैं GDP की। G से मतलब ग्रोस, D से मतलब डोमेस्टिक और P से मतलब प्रोडक्ट, यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आती है, फुल फॉर्म होगी इसकी। सकल का मतलब फेस नहीं है, सकल का मतलब टोटल, टोटल घरेलू का मतलब घर। अब हमारा घर तो भारत का घर, देश का घर क्या होगा, पूरा देश होगा ना, किसी भी देश के लिए घर क्या है, उसका पूरा देश। उत्पाद यानी कि इसका प्रोडक्शन कितना हो रहा है। अब कंडीशन क्या क्या होती है इसकी, 4 कंडीशन है। 1 साल हो, पूरा का पूरा 1 साल हो, भारत सरकार का 1 साल, ठीक। राजनीतिक सीमा, राजनीतिक सीमा से मतलब जैसे भारत का एरिया हो गया तो इसमें जो भारत का पानी वाला नॉटिकल मील चलता है वो एरिया, ठीक। और भारत का जो लैंडमार्क है वो एरिया, वो सारा का सारा एरिया क्या कहलाएगा, राजनीतिक सीमा कहलाएगा, ठीक। वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु मतलब जो अपने प्रोडक्ट बनाया है उस प्रोडक्ट में आपने क्या क्या चीजें बनाई है पूरे देश के अंतर्गत। अब कई सारी कंपनियां लग रही है यहाँ पर, भारत की भी हैं और विदेशी भी हैं, भारत और विदेशी दोनों कंपनियां लग रही हैं। ये भी क्या करे, प्रोडक्शन यानी कि वस्तु बना रही है। और सेवा, सेवा का मतलब सर्विस, यानी कि जैसे आपने फोन, किसी कंपनी ने फोन बनाया, चाइना की कंपनी होगी MI की, तो इसने फोन बनाया तो फोन तो हो गया वस्तु, ठीक। सेवा क्या हो गई, अब फोन में जो हम रिचार्ज करा रहे हैं तो क्या है, पैसा दे दिया, अब केवल सेवा है। अब हमें कोई चीज हमारे हाथ में थोड़ी है, वस्तु तो होगी हमारे हाथ में जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन सेवा क्या होगी, केवल अनुभव की जाए। तो फोन में पैसे आ गए, अनुभव हो गया, पता लग गया, लेकिन हम उसे स्पर्श या छू नहीं सकते, तो सेवा में आएगा। अंतिम मूल्य मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस पे जितनी चीजें हैं, मार्केट प्राइस पे भारत की कंपनी और विदेशी कंपनी इन सब ने मिलकर प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन किया कितने में, 1 साल में, 1 ईयर में प्रोडक्शन किया वस्तु और सेवा का। तो वो सारा का सारा प्रोडक्शन क्या कहलाता है, वो सारा का सारा, उसके लिए सकल लगा दिया, टोटल के लिए सकल घर में किया, यानी कि भारत के पूरे घर में किया घरेलू, और प्रोडक्शन किया तो उत्पाद, इसे बोल दिया GDP। तो आपको समझ में आया GDP क्या होता है। GDP कुछ नहीं है, 1 साल में भारत की राजनीतिक सीमा के अंतर्गत जितनी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है इस पे मार्केट प्राइस पे, वो सारा का सारा क्या होता है, GDP होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GDP समझ में आया। अब GDP से सारी चीजें रिलेट करनी है, GNP कैसे निकाल लेंगे, NNP कैसे निकाल लेंगे, NDP कैसे निकाल लेंगे, और ग्राफ की ट्रिक क्या होगी हमारी। तो वीडियो में थोड़ा ध्यान से बने रहे, ध्यान बनाकर रखें। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं मोबाइल के। मान लीजिए एक मोबाइल तो MI का है, ठीक, और एक मोबाइल जियो का है। तो ये जियो का पूरे के दोनों मोबाइल भारत के क्षेत्र में बने, तो इसने जो प्रोडक्शन किया और इसने जो प्रोडक्शन किया उसका टोटल क्या कहलाएगा, GDP। बेशक ये भारत की कंपनी है, बाहर की चाइनीज कंपनी है, इसने भी प्रोडक्शन भारत की सीमा के अंतर्गत किया, और ये तो भारत की है ही, तो इन्होंने क्या बनाया, टोटल और जितना प्रोडक्शन किया वो क्या कहलाया, GDP। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति बाहर जाकर या कोई कंपनी बाहर जाकर काम करती है, जियो की कंपनी बाहर काम कर रही है विदेश में, इस विदेश में कंपनी में इसने जितने पैसे कमाए, इसने जितने भी पैसे कमाए, जितना प्रोडक्शन किया, वो भारत क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है, वो भारत से बाहर है।
तो इसलिए भारत की सीमा के अंतर्गत जितना भी उत्पादन होगा वो क्या कहलाएगा, जीडीपी। यदि इसने एमआई का फोन 5 रुपए का बनाया, इसने भी जियो का फोन 5 रुपए का बनाया, तो टोटल जीडीपी कितनी हो गई, टोटल जीडीपी हो गई 10 रुपए की। कितने की हो गई, 10 रुपए की। और इसने बाहर जाकर 3 रुपए बनाए, 3 रुपए का काम किया, तो बाहर का काम है, उसको हम पढ़ेंगे जब जीएनपी में। फुल फॉर्म, जी से तो ग्रोस ध्यान ही रखना है, एन से मतलब नेशनल और पी से मतलब प्रोडक्ट। तो वहां तक आपने देखा ग्रोस डोमेस्टिक, अब यहाँ क्या होगी, नेशनल, यानी कि नेशनल लेवल की बात कर रहा है। अभी मैंने आपको बताया भारत के अंतर्गत एमआई ने 5 रुपए का प्रोडक्शन किया और जियो ने भी 5 रुपए का प्रोडक्शन किया, तो जीडीपी कितनी हो गई थी, 10 रुपए। ठीक, अब एक व्यक्ति बाहर जाकर 3 रुपए का प्रोडक्शन कर रहा है, तो अब ये जो विदेशी आय है इसे बोलेंगे, भारत का है ना, तो विदेश में काम कर रहा है तो विदेशी आय, विदेश से प्राप्त आय। और ये जो कंपनी है ये विदेश की है, तो ये क्या होगी, ये होगी विदेशी कंपनी, ये विदेशी कंपनी। अब ये जो पूरा प्रोडक्शन कर रही है उसका जो फाइनल रिजल्ट हो, फाइनल रिजल्ट से मतलब फाइनल प्रोडक्शन होगा, उसकी जितनी भी वैल्यू बैठेगी, इनकम बैठेगी, पैसा बैठेगा, वो पैसा ही तो लेके जाएगी यहाँ से, केवल यहाँ रोजगारी तो देगी क्षेत्र के आसपास वाले को, ठीक, लेके जाएगी। लेकिन विदेशों जो है वो भारत लेके आएंगे, इनका पैसा कहाँ आएगा, भारत में, क्योंकि विदेशों में काम कर रहे हैं। अब इसी के कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए अब आप इसको निकाल कैसे सकते हैं, जीएनपी। जीएनपी कैसे निकलेगा, जो आपने जीडीपी आपके देश की है उस जीडीपी में से जो यहाँ भारत में विदेशी कंपनी काम कर रही थी, तो उस इनकम को तो घटा दो, कौन सी को, विदेशी को, ठीक, और ऐड कौन सी करनी है, जो हमने देशी की है, देशी प्राप्त की है, प्राप्त कौन सी, जो विदेशी आय है। ये आप समझ रहे हो ना, विदेशी आय, यदि से विदेशी आय लिखो तो प्लस करना पड़ेगा। जीएनपी कैसे निकालेंगे, जीडीपी में विदेशी आय को तो ऐड कर दो, ठीक, और जो देश की आय है किसके द्वारा, विदेशी कंपनी द्वारा, विदेशी कंपनी द्वारा, इसको क्या करा जाएगा, घटाया जाएगा, तो क्या निकलेगा, जीएनपी। अब इसी के लिए एक शब्द टर्म यूज करनी है आपको, जो आगे चल के ग्राफ में आपके काम आएगी, उसको बोलते हैं नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड, नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड, NIFT। इसको ध्यान रखेंगे आप इस टर्म को, जैसे मैंने आपको बताया था NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एक NIT बताया था जो क्या काम कर रहा था, मार्केट प्राइस को कॉस्ट प्राइस में बदल रहा था। अब यहाँ एक नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड, एब्रोड का मतलब विदेश, विदेश से प्राप्त कुल आय, तो विदेश से ज्यादा आय हमें प्राप्त होती है क्योंकि हमारे लोग बाग बहुत ज्यादा काम करते हैं विदेशों में, सऊदी अरब, कनाडा वगैरह हर जगह इलाके में फैले हुए हैं पूरे विश्व में, तो विदेशी आय हमें ज्यादा प्राप्त होती है, इसलिए हम देशी आय को घटा देते हैं। जो देशी आय कौन सी है, विदेश की कंपनी द्वारा भारत में कमाई की जा रही है, उसको घटा देते हैं। तो इन दोनों को बोला जाता है, इसमें से घटा के जो बचता है नेट, कुल नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड, टोटल इनकम आ जाती है जो विदेशों से प्राप्त हो रही है, इसमें से घटाकर जो देश में विदेशी कंपनी द्वारा अर्जित की गई है। तो जीएनपी ध्यान रहेगा आपको, एक तो ये फॉर्मूला पूछा जाता है आपसे कि जीएनपी के लिए कौन सा फॉर्मूला सही है, वो क्वेश्चन में देता है आपको। यहाँ तक चीजें कवर। अब इसके बाद देखते हैं डिप्रिसिएशन क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। अब ध्यान दो, जीडीपी तो आ गई थी इसकी 10, जीडीपी कितनी आई थी 10। अब जीएनपी निकालनी है, जीएनपी कैसे निकलेगी, जितनी जीडीपी है, जीडीपी कितनी है 10, इस 10 में से जो भारत ने विदेशों में अर्जित की है, भारतीय व्यक्ति ने विदेशों में अर्जित किए 3 रुपए, उसको तो जोड़ दो, ठीक है, और जो भारत में विदेशी कंपनी ने अर्जित की है 5 रुपए, उसको घटा दो। ये कम ज्यादा हो सकता है, ये केवल एक डाटा है, इसको डाटा को आप ध्यान रखेंगे कि निकाला ऐसे जाता है। तो 10 और 3 13, 5 घटा देंगे, कितना बचेगा, 5 ही बचेगा। तो ये क्या आ जाएगी, जीएनपी, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये निकालने का तरीका होगा। तो इस चीज से क्या पता लगा कि जो जीडीपी है, ये जीडीपी जो है भारत की अंदरूनी शक्ति को व्यक्त करती है, भारत के अंदर देश में जितना प्रोडक्शन हुआ उस पावर को, उस शक्ति को व्यक्त करती है। और जो जीएनपी है, जीएनपी क्या है, बाहरी शक्ति को, भारत की बाहरी शक्ति को व्यक्त करता है। दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारत की आंतरिक शक्ति को व्यक्त करने वाली सूचक या टर्म कौन सी है, वो है जीडीपी।
और भारत की बाह्य शक्ति को व्यक्त करने वाली टर्म कौन सी है, वो टर्म है जीएनपी। इन दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ तक देखते हैं डिप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास, या इसका दूसरा नाम क्या है, घिसावट। घिसावट किसे बोलते हैं, मूल्य ह्रास किसे बोलते हैं। अब जैसे आपको बताया मैंने, किसी कंपनी ने 10 रुपए का फोन तैयार किया, अब जिस दिन वो बना उस दिन, उसके बाद जब तक नहीं बिका, है ना, बिक जाने तक उसकी वैल्यू कितनी है, 10 रुपए है। कितनी है, 10 रुपए है। लेकिन 1 साल के बाद उसकी कीमत कितनी रह गई, 5 से 6 रुपए, 1000 के बजाय 10 रुपए लेके चलो, 5 से 6 रुपए ऐसा हमने मान लिया है। 1 ईयर बाद इतनी रह गई। तो इसके बाद जो 1 साल में ये अंतर आया, ये अंतर ही क्या कहलाता है, इसकी घिसावट कहलाता है। क्या कहलाता है, घिसावट या मूल्य ह्रास, यानी कि मूल्य में उसके कमी हो गई केवल 1 साल के अंतर्गत। यानी कि प्रोडक्शन किया, फैक्टर कॉस्ट कितनी थी, 8 रुपए, 2 रुपए टैक्स लग गया, 10 रुपए बन गया मार्केट प्राइस। उसके बाद 1 साल के अंतर में वो रह गया, उसका वैल्यू हो गई कम, उसे बोलते हैं मूल्य ह्रास या घिसावट। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई, मूल्य ह्रास या घिसावट किसे बोलेंगे। अब देखो करना कितना सा काम है इसमें, ये जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस पे है। एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इंग्लिश हिंदी आप ध्यान कर लेंगे थोड़ा सा। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि कुल घरेलू उत्पाद। अब टोटल कितना होगा, अब कुल घरेलू उत्पाद तो वो देखेंगे ना कि 1 साल में कितनी घिसावट आ गई, कितनी नुकसान हो गया, कोई चीज किसकी वैल्यू यानी कि मूल्य ह्रास कितना कम हो गया। तो हम जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था उसमें से जैसे ही डिप्रेसिएशन, मूल्य ह्रास घटाएंगे तो हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बचेगा। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बचेगा कब, जब डिप्रेसिएशन यानी कि हम मूल्य ह्रास वाली वैल्यू जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से घटा देंगे। ये भी किस पर रहेगा, एमपी, मार्केट प्राइस पर। अभी मैंने आपको इसे चेंज करना स्टार्टिंग में बताया था, उसको चेंज करना ग्राफ में बताएंगे। फिर से ग्राफ में बताएंगे, जब हम एनआईटी को घटाते हैं तो जो मार्केट प्राइस है वो किस पे चला जाता है, कॉस्ट प्राइस पे चला जाता है। ये भी मार्केट प्राइस पे चल रहा है। ऐसे ही जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट था, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट था, अब इसमें से हम जैसे ही डिप्रेसिएशन, घिसावट तो यहाँ भी होगी ना भाई, यहाँ पर कम क्यों होगी घिसावट, यदि 1 रुपए की घिसावट हुई तो जो जीडीपी आ रही थी उसमें से 1 और घटा देंगे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बच जाएगा। अब इसमें से घिसावट, भारत बाहर की घिसावट थोड़े देखेगा, भारत तो घिसावट अब केवल भारत वाली देखेगा। तो उसी के मद्देनजर रखते हुए इसको काउंट करेंगे, इसमें से घटाएंगे। कैसे घटाएंगे, जीएनपी जितना आया होगा उसमें से डी घटा देंगे, यानी कि जितनी घिसावट भारत के अंतर्गत हुई है। उसके बाद जो बचेगा एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। लेकिन ये किस पे बचा है, एमपी पर। लेकिन हम नेट नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम किस पे काउंट करते हैं, काउंट करते हैं हम कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस पर काउंट की जाती है। और कॉस्ट प्राइस पर काउंट करने के लिए मैंने आपको बताया हमेशा क्या घटेगा, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स जैसे घटेगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, NNP तो रहेगा, लेकिन किस पे आ जाएगा, मार्केट प्राइस से किस पे आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस पर आपसे क्वेश्चन कैसा भी पूछा जा सकता है कि जीएनपी को एनएनपी में कैसे बदला जाता है। तो जीएनपी को यदि डिप्रिसिएशन यानी कि मूल्य ह्रास घटा दिया तो मार्केट प्राइस पर भी एनएनपी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यदि एनएनपी पे कॉस्ट प्राइस पर निकालना है एनएनपी को, तो हमें इसमें से क्या घटाना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटाना पड़ेगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे घटेगा, उसमें से हम इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ देंगे, सब्सिडी को घटा देंगे। यानी कि फॉर्मूला कैसे बन के आएगा, यदि हमें एनएनपी का फॉर्मूला बनाना है कॉस्ट प्राइस पर, तो कैसे बन के आएगा, जीएनपी माइनस प्लस क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स, और माइनस क्या कर देंगे, सब्सिडी। तो इसका ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा। ये फॉर्मूला भी पूछा गया है एग्जाम में कि एनएनपी बराबर क्या होता है, जीएनपी इनडायरेक्ट टैक्स ऐड, क्योंकि ऐड हम टैक्स तो देते हैं ना, गवर्नमेंट ऐड कर देती है, सब्सिडी में छूट देकर थोड़ा सा वापिस कर देते हैं, इसलिए इसको घटा देते हैं। ये फॉर्मूला ध्यान रहेगा। अब बात करेंगे हम ग्राफ की, ग्राफ कैसे बनाएंगे इसका ओवरऑल। तो ग्राफ के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ग्राफ बनाने के लिए ये जो मैंने पॉइंट अब तक आपको सिखाए हैं इतनी देर तक, तो इनको एक रिकॉल करो। मार्केट प्राइस को यदि कॉस्ट प्राइस में बदलना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटाना पड़ेगा। मार्केट प्राइस किस पे आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस पे। कभी भी कोई सा भी टर्म को चेंज करना है, मार्केट से किस पे लाना है, कॉस्ट पे, तो हमेशा एनआईटी को घटाना है। दूसरा पॉइंट, एनआईटी होता क्या है,
इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी घटाकर जो आती है। फिर NIFA, नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड, ये कैसे निकाल ली थी हमने, जो इनकम फ्रॉम एब्रोड थी इसमें से हमने इनकम फ्रॉम कंट्री, देश की जो विदेशी कंपनियां भारत में काम कर रही थी उन्होंने जो इनकम की थी उसको घटा दिया था। यदि डिप्रिसिएशन करना है, घटाना है, यदि किसी टर्म में से हमने डी को घटाना है तो जो जी है उस जी को क्या लिखना पड़ेगा, एन। वो जी किस में बदल जाएगा, जैसे जीडीपी का जी है और इसमें यदि डी घटाया तो किस में आ जाएगा, जी। एन में डी भी सेम रहेगा, पी भी सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद यदि कहीं पर NIFA, नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड को हमने यदि ऐड किया है तो वो डी डोमेस्टिक को पूरे के पूरे को किसमें बदल देगा, नेशनल में बदल देगा, नेशनल नहीं नेशनल, नेशनल में बदल देगा। तो इसको तो याद कैसे करना है, देखो DNA, यदि ऐड करना है किसको, NIFA को, तो डी किसमें चेंज हो जाएगा, एन में, डोमेस्टिक नेशनल में चला जाएगा। और यदि डी को घटाना है तो जी किसमें बदल जाएगा, एन में, नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो कैसे होता है, अभी एक बात तो हमने ये तैयार करना है इसका रास्ता। यदि मैंने इसमें से डी घटा दिया तो डी घटाने वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जी किसमें बदल जाएगा, एन में, तो क्या बन जाएगा, NDP, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से यदि डिप्रिसिएशन को घटा दिया तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाता है। यहाँ तक आपको क्लियर। अब यदि इसमें हम इसको ऐड कर दें, किसको, NIFA, नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड को यदि ऐड कर दे तो NDP किसमें बदल जाएगा, एन तो जुगा तो रहेगा लेकिन डी किसमें बदल जाएगा, एन में, तो डी वाला किसमें हो जाएगा, NP में, ठीक। ये किसमें आया, देखो ये भी मार्केट प्राइस पर था, ये भी मार्केट प्राइस पर था, ठीक, और ये भी मार्केट प्राइस पर आया, नेट नेशनल प्रोडक्ट। लेकिन नेट नेशनल प्रोडक्ट को हमें किस पे लाना है, कॉस्ट प्राइस पे लाना है। तो कॉस्ट पर बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटाना पड़ेगा। तो जो NNP है वो किस में आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस पर आ जाएगा, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पर आ जाएगा। एक पार्ट आपको तैयार हुआ। क्वेश्चन कैसे बनता है सुने, NDP बराबर क्या होगा, NDP बराबर क्या होगा, NDP बराबर क्या होगा, GDP माइनस डी। फॉर्मूला बनाया था आपने, NDP बराबर GDP माइनस डी, डिप्रिसिएशन घटा दिया था, ठीक। ऐसे ही आपको सारे के सारे फॉर्मूले ध्यान रखने। यदि NNP बराबर, NNP मार्केट प्राइस है, NNP में क्या घटाया जाए कि MP से वो कॉस्ट प्राइस पर चली जाए, NNP, तो आपको क्या घटाना है, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स में इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो इसी का फॉर्मूला कैसे बनेगा आपको समझ में आ जाएगा। अब दूसरा पार्ट देखते हैं इसका, दूसरे रास्ते पे कैसे जाना है। अब हम कोई भी टर्म पहले घटाया बढ़ा सकते हैं। ये तो मार्केट प्राइस पे है, इसको पहले हम किस पे ले आते हैं, कॉस्ट प्राइस पे ले आते हैं। देखो कैसे लाएंगे, तो हमने क्या घटाना पड़ेगा, NIT, जैसे ये घटाएंगे तो किस पे आ जाएगा, रहेगा तो GDP, लेकिन अब कॉस्ट प्राइस से किससे आ जाएगा, मार्केट प्राइस से किस पे आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस पर आ जाएगा। ये ध्यान रहेगा, मार्केट प्राइस से कॉस्ट प्राइस पर आ गया, कैसे, जैसे NIT घटाया, ठीक। अब इस GDP से, अब इस GDP को हमने चेंज करना है, किसी में भी चेंज करना है। यदि हमने इसमें डी घटाया, यदि हमने डी घटाया, डिप्रिसिएशन यानी कि घिसावट या मूल्य ह्रास घटाया, तो हमेशा क्या चेंज होगा, जी किसमें चेंज हो जाएगा, एन में, डी जुगा तो रहेगा और यहाँ पी रहेगा, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। लेकिन अब किस पे चल रहा है, कॉस्ट प्राइस पर चल रहा है ये, ठीक। अब जैसे इसमें से हमने ऐड किया, क्या ऐड किया, एन नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड, इसको ऐड किया तो किस में चेंज हो जाएगा, एन तो जुगा तो रहेगा, अब डी चेंज हो जाएगा, डी किस में चेंज हो जाएगा, एन में, पी में, तो ये किस पर आ गया, कॉस्ट प्राइस पर। तो अब आप ध्यान देंगे, ये भी कॉस्ट प्राइस पर नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये भी कॉस्ट प्राइस पर नेट नेशनल प्रोडक्ट। आप इस रास्ते से आइए या इस रास्ते से आइए, आपको आना फाइनल नेट नेशनल प्रोडक्ट पर ही है, जिसको हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं। ये कवर यहाँ तक, यानी घुमा फिरा के बात यही आ रही है, ठीक। अब तीसरा पद देखते हैं। तीसरा पद, ये टर्म्स आप ध्यान रखेंगे, जी फॉर ग्रोस सकल डोमेस्टिक घरेलू, पी फॉर प्रोडक्ट उत्पाद, एन फॉर नेट। जब स्टार्टिंग में एन लगेगा तो नेट मतलब होगा यानी कि शुद्ध, और मिडिल में एन होगा तो नेशनल को बताएगा, IT इनडायरेक्ट टैक्स, IFA इनकम फ्रॉम एब्रोड। ये चीजें कवर। इस बार हम पहले घटाते हैं इसमें से, ऐड करते हैं NIF, ठीक, A, इसको ऐड किया हमने, तो इसके लिए ट्री बनाए थे ना, DNA, तो डी किस में बदल जाएगा, एन में,
तो जी जुगा तो रहेगा, डी किसमें बदल जाएगा, एन में, और पी जुगा तो, यानी कि ये मार्केट प्राइस, ये भी अभी मार्केट प्राइस पर ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि अभी हमने इसको चेंज नहीं किया है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, अब जैसे मैं इसको चेंज करूंगा तो मैं इसके लिए क्या घटाऊंगा, इसमें से NIT घटाऊंगा। NIT जैसे घटेगा किस में आ जाएगा, GNP तो रहेगा, लेकिन घटते किस में आ जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस पर, कॉस्ट प्राइस पर। अब कॉस्ट प्राइस पर क्या निकालते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब इसे निकालने के लिए इसमें से क्या घटाना पड़ेगा, जैसे डिप्रिसिएशन डी घटाओगे तो डी घटते ही जी किस में बदल जाएगा, एन में, तो जी बदल गया एन में, एन जुगातू और पी जुगातू। तो ये हमारा क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम। ठीक, अब प्रति व्यक्ति आय पूछता है, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलती है, यानी कि PCI, पर कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इसके लिए जो नेट इनकम आई पूरे भारत में, नेट इनकम है, नेट नेशनल प्रोडक्ट है, उसको हम क्या करते हैं, टोटल पॉपुलेशन, कुल जनसंख्या से डिवाइड कर देते हैं। उस कंडीशन में क्या मिल जाती है हमें, प्रति व्यक्ति आय मिल जाती है। तो भारत की सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय कहाँ की है, कम कहाँ की है, और केंद्र शासित प्रदेश में कहाँ की है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय ध्यान रखना है आपको, गोवा की। किस राज्य की है, गोवा की है। सबसे कम किसकी है, बिहार की है। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा किसकी है, तो वह आपकी दिल्ली की। तो तीन फैक्ट्स भी आपको ध्यान रहेंगे। अब ये तो हो गया किसकी ज्यादा किसकी कम है। ठीक, अब इसकी गणना कौन करता है, इसके बारे में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और इसके जो क्वेश्चन बनेंगे उसके लिए हम एक अलग सीरीज लाएंगे जिसमें हम क्वेश्चनों को पुटअप करेंगे, उसे बनाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और फंडा आपको समझ में आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।